विधवा माँ बेटी के जादुई बैंगन। गोमती बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी राधा की शादी बड़े घर में तय कर दी थी। मगर राधा की होने वाली सास कमला ने गोमती के सामने दान दहेज की बड़ी शर्त रख दी। देखो बहन जी, हरी मेरा इकलौता बेटा है। वैसे तो आपकी राधा रूप की धनी है, इसलिए आप बस 2 लाख रुपए नगद और सोने की चेन अंगूठी दे देना और बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। फिक्र मत कीजिए समधन जी, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। कमला के जाते ही राधा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब विधवा माँ को देखकर बोली, माँ, दहेज के 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बाबा की जाने के बाद से हम दोनों की दिन रात गरीबी में कट रहे हैं। ऐसे में शादी का खर्चा कैसे पूरा होगा माँ? राधा, सब हो जाएगा, तू क्यों चिंता करती है बेटी? बस तेरी ये विधवा माँ नहीं चाहती कि जो गरीबी मैंने झेली वो तू भी झेले। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुझे अच्छा घर वर मिले। उसके लिए चाहे तेरी इस गरीब माँ को अपनी हड्डियां भी क्यों ना गलानी पड़े। राधा की शादी के लिए गोमती बड़ी मेहनत करती है, मगर ज्यादा पैसे इकट्ठे न होने पर वो मजबूर विधवा माँ जमुना दास को अपना खेत बेच देती है। तभी गोमती को जाते हुए देखकर जमुना दास कहता है, गोमती बहन, अब तक तो तुम इस खेत में बैंगन बोकर और बेचकर अपना घर चला लेती थी, मगर इसके बाद आगे क्या करोगी? इसके आगे जो विधाता ने मुझे अभागन विधवा के भाग्य में लिखा होगा वही होगा जमुना दास जी। चलती हूँ। ढलते समय के साथ शादी की घड़ी भी आ गई और गरीब गोमती की बेटी कमला की बहू बन गई। राधा अपने ससुराल में ढल गई। राधा की जिंदगी अच्छी बीतने लगी। वहीं उसकी गरीब माँ के दिन रात रूखा सूखा खाकर बीत रहे थे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर उसकी सास कमला कुड़कुड़ाने लगी। लो, अब इस गरीब के साथ इसकी बेटी का भी बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि ये करमजली अपनी कोख से बेटी जनेगी तो मैं इसे जहर पिला देती। ऐसी निगोड़ी बहू मिली है, एक वारिस नहीं दे सकती। माँ, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो? अरे वो इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि जान लेगी कि उसकी कोख में क्या है। हाँ, बेटा या बेटी, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। वारे मेरे लाल, तो आखिर तू भी जोरू का गुलाम बन ही गया। मगर तुझे हम लुगाइयों के झगड़े में कूदने की जरूरत नहीं। बैग उठा और दफ्तर जा। हरी गुस्से में घर से निकल गया, मगर पूरे रास्ते उसका मन कमला के कलेशबाजी में घुलता रहा, जिस कारण उसका ध्यान भटक गया और बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें हरी की मौत हो गई। जिस कारण कमला ने क्रूरता से राधा पर पहले तो जुल्म ढाए और आखिर में उसे घसीटकर उसकी दूध मुही बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी रुक जाइए। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मुझ पर नहीं तो मेरी बच्ची पर तरस खाइए। नाश पिटी करम जली कुलक्षणी, तू मेरे बेटे को खा गई और मैं तेरी सपोलन पर तरस खाऊं? मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चली जा यहाँ से। कमला ने अपने मन की भड़ास निकालकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और राधा रोते हुए अपनी बच्ची के साथ मायके आ गई। उसे सफेद साड़ी में देखकर गोमती को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। राधा, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तुम्हारी राधा विधवा हो गई माँ। हरी नहीं रहे। माँ जी उनकी मौत का कारण मुझे मानती है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरी माँ जिंदा है। उस दिन से दोनों विधवा माँ बेटी की किस्मत एक सी हो गई थी। समय बीतता गया। गरीबी के कारण गोमती लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती थी, तब जाकर कहीं उसके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब गोमती काम पर गई थी, तभी राधा नमक और रोटी लेकर खाने बैठी थी कि तभी एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया बैंगन से भरी टोकरी लेकर आती है। बेटी, बैंगन ले लो, 10 रुपए किलो है। माफ करना अम्मा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, पैसे के बदले में 2 रोटी खिला दे। बड़ी दूर से बैंगन बेच बेच कर आ रही हूँ। फिर राधा अपनी भूख मारकर अपने आगे रखी थाली को बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है। अम्मा, आप रोटी खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा रसोई से पानी लेकर वापस आती है तो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है, लेकिन बैंगन की टोकरी वहीं रखी होती है। शाम ढलने पर राधा टोकरी में से 2 बैंगन काटती है। मेरे और माँ के लिए इन 2 बैंगन की सब्जी काफी होगी। बाकी के बैंगन कल काम आ जाएंगे। राधा झटपट से बैंगन की सब्जी बना देती है। तभी गोमती घर में आती है और राधा विधवा माँ को बैंगन की सब्जी और रोटी परोसती है। अरे वाह राधा, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने बैंगन की।
मगर इस बैंगन की सब्जी में एक बड़ा ही अलग सा ही स्वाद है। गोमती जैसे जैसे बैंगन की सब्जी खाती है, उसी कटोरी में बैंगन की सब्जी बढ़ती ही जाती है। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? ये बैंगन की सब्जी घटने की जगह बढ़ती जा रही है। कहीं ये जादुई बैंगन तो नहीं? गोमती के ऐसा कहते ही टोकरी में रखे बैंगन जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगते हैं और जादुई बैंगन पर आंख नाक मुंह बन जाता है। डरो नहीं, दरअसल हम सभी जादुई बैंगन हैं जो बूढ़ी अम्मा के खेत से आए हैं। बूढ़ी अम्मा ने हमें यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि हम तुम विधवा माँ बेटी की मदद कर सकें। तो क्या तुम हमें कुछ भी दे सकते हो? हाँ, अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। ऐ मेरे जादुई बैंगन, इसी वक्त हमारे इस टूटे फूटे घर को बड़े घर में बदल दो। राधा के इस ख्वाहिश पर जादुई बैंगन से सुनहरी रोशनी फूटकर पूरे घर को घेर लेती है और देखते ही देखते उन गरीब विधवा माँ बेटी का फूस का कच्चा घर बड़े ही आलीशान घर में बदल जाता है। अरे राधा बेटी, ये तो सच में हम गरीबों के घर जादुई बैंगन आए हैं। ऐ जादुई बैंगन, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं गरीब विधवा अपने खेत को खरीद सकूं। गरीब गोमती के इस इच्छा जताने पर जादुई बैंगन का रंग बदलकर सोने का हो जाता है। तभी उनके बीच से एक बैंगन बोल उठता है, जाओ गोमती, इन सोने के बैंगनों को बेच दो। गोमती सोने के बैंगनों को सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने खेत को फिर से खरीद लेती है और एक बार फिर जादुई बैंगन से मदद मांगती है। ऐ मेरी जादुई बैंगन, क्या तुम मुझे थोड़े से बैंगन के बीज दे सकते हो ताकि मैं फिर से बैंगन की खेती कर सकूं? मगर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम जादुई बैंगन तुम्हारे पास हैं, तो फिर तुम खेती क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मेहनत का फल अपने आप में अनोखा और मीठा होता है और आलस इंसान को ठूटे पेड़ की तरह बना देती है। सही कहा गोमती, तुम माँ बेटी बहुत ही परिश्रमी हो। मैं तुम्हें ये बैंगन के बीज देता हूँ और तुम्हारे शरीर को सामर्थ्य से भरता हूँ। जो बोता है वो पाएगा और अंत में उसी की आशा पूरी होगी। फिर गोमती और राधा जादुई बैंगन से मिले बीजों को खेती में बिखेर देती हैं, जिसके कुछ ही दिनों में उन गरीब विधवा माँ बेटी के खेत में बड़े बड़े बैंगन उगाते हैं। धीरे धीरे विधवा माँ बेटियों की जिंदगी गरीबी से बाहर आ जाती है। तभी एक दिन गोमती राधा से कहती है, राधा मेरी बेटी, अब हालात हमारे बस में है। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से घर बसा ले। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह जाए। मगर माँ, कौन सा परिवार मुझ विधवा को मेरी बच्ची के साथ अपनाएगा? बेटी, मैंने तेरे लिए कई सारे रिश्ते देखे हैं। उसमें से एक राजीव नाम का भला लड़का तेरी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार है। बस तेरी मर्जी क्या है? माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर उसका मन चिंताओं में कहीं न कहीं घुले जा रहा था। वो जादुई बैंगन के पास बैठकर आंसू बहा रही होती है। तभी जादुई बैंगन बोलता है, रो नहीं राधा, तुम यही सोच रही हो ना कि राजीव का परिवार तुम्हारी बेटी को ठुकरा न दे, तो बेफिक्र रहो, वो भले लोग हैं। इसके बाद गोमती के घर में शादी की शहनाइयां बजने लगती है और पूरे गांव के सामने उसकी शादी होती है। गोमती के सामने अपनी बेटी का घर बस जाने के बाद उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी तरह उसकी बेटी राधा की जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर ना रही और उन गरीब विधवा माँ बेटी के जीवन में आया बदलाव जादुई बैंगन का कमाल था, जिनके उपकारों को गोमती और राधा ने अपने मन में आज भी याद रखा हुआ है। अब गोमती ने अपनी जिंदगी का मकसद जादुई बैंगन से गरीब लाचार लोगों की मदद करना बना लिया है, जो इंसानियत को बतलाता है। इसी तरह से उनका पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। प्रेम वाटिका में सरिता देवी की दोनों बेटी पूजा और संध्या की शादी थी। उसकी दोनों बेटियां दुल्हन के जोड़े में सज धज कर वाटिका में कदम रखती हैं। वाटिका बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सुंदर सोफे, तरह तरह का खाना और मिठाइयां थी। वाटिका जुगनू के जैसे रोशनी बिखेर रही थी। जिसके बाद सरिता अपनी दोनों बेटियों की शादी के सजे धजे सुंदर से मंडप में लाकर उन्हें बैठा देती है। थोड़ी देर में फेरे शुरू हो गए और दोनों बेटियों की शादी हो गई। तभी सरिता की अमीर समधन उसे गले लगकर कहती है, बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, आज से आपकी बेटियां सहाय खानदान की बहू बन गई हैं। फेरे खत्म होने के बाद वाटिका में शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत करने आई दो गरीब फूल वाली उसके पास आकर कहती हैं, मैडम जी, बेटी की शादी की बधाई हो, हमें हमारा शगुन दे दीजिए। तुम दोनों फूल वाली
फिर से यहाँ चली आई। चलो जाओ यहाँ से। मैडम जी, हमें हमारा शगुन दे दीजिए, हम चली जाएंगी। मैं गरीब घर की बेटी हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी के पैसे जोड़ने के लिए काम कर रही हूँ। थोड़ा शगुन दे देंगी तो एक गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी। ये सुनकर सरिता का मन पसीज पड़ता है और वो उन्हें पैसे देने को हाथ बढ़ाती है। तभी कंजूस शालिनी कहती है, अरे समधन जी रुक जाइए, ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं कि गले पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं समधन जी, आज मेरी बेटियों के लिए खुशी की घड़ी है। अगर मेरे हाथ बढ़ाने से किसी गरीब की बेटी का घर बसता है तो अच्छा है। ये लो बच्चियों। दोनों फूल वाली पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी सरिता की आंखों के सामने बीते सालों की यादें झांकने लगती हैं। सरिता एक गरीब घर की बेटी थी जिसकी शादी रघु से हो जाती है, मगर शादी के बाद सरिता को पता चलता है कि रघु पियक्कड़ है। रघु नशे में चूर रहता था, मगर सरिता ने रघु के साथ गरीबी में काटने को ही किस्मत समझ लिया और बीतते समय के साथ वो 2 बेटियों की माँ बन जाती है। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी थी। अपनी बेटियों के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपनी बेटियों के थोड़े से होशियार होते ही सरिता लोगों के घरों में बर्तन चौका करने लगती है। तब जाकर उस गरीब के घर में चूल्हा जलता है। वहीं हर रोज रघु सरिता के साथ मक्खनबाजी करके पैसे ले लेता। अरे मेरी सोन पापड़ी, मेरी रसमलाई, चल चल जल्दी से मुझे पैसे दे। आज मैं तुम्हारी किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैं लोगों के घर में बर्तन मांजकर 2 पैसे कमाती हूँ, उसे भी तुम छीन ले जाते हो। मगर आज मैं पैसे नहीं दूंगी। मुझे पैसे देने से मना करती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रघु सरिता से मारपीट करके पैसे छीन ले जाता है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और रोज पीने के कारण रघु की जान चली जाती है। ऐसे में घर का मालिक मदन उस गरीब माँ को उसकी दोनों बेटियों के साथ घसीटकर घर से निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए मदन भाई साहब, मुझ गरीब से ये छत मत छीनिए। कम से कम मेरी दोनों छोटी बच्चियों पर तो तरस खाइए। साली बदजात, एक तो अपने पति को खा गई और अब मुझे तरस खाने को कहती है। चल भाग यहाँ से। सरिता रोते हुए अपनी दोनों बेटियों 7 साल की संध्या और 5 साल की पूजा के साथ भूखे प्यासे सड़कों पर भटकने लगती है। तभी भूख के मारे पूजा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। माँ देखो ना, पूजा बेहोश हो गई। पूजा को क्या हो गया है माँ? सरिता पूजा को गोद में उठाकर संध्या के साथ आगे बढ़ जाती है और उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ती है जहां भंडारा बढ़ रहा होता है। सरिता पूजा की आंखों पर पानी के छींटे मारती है और दोनों बेटियों को पेड़ की छाया में बिठाकर कड़कती धूप में लाइन में लगकर भंडारा मांगकर उन्हें खिलाती है। ये लो, पेट भरकर खाना खा लो मेरी बच्चियों। पता नहीं अब रात को खाना मिले ना मिले। सरिता अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाती है। तभी मौसम का हाल बिगड़ जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर सरिता सोचते हुए कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। सरिता संध्या और पूजा को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहां उस गरीब लाचार माँ के कदम कचरे के ढेर के पास रुक जाते हैं, जहां एक पाइपलाइन देखकर तीनों उसके अंदर चली जाती हैं और 5 साल की नासमझ पूजा पूछती है, माँ, क्या हम इस कचरे के बीच में ही रहने वाले हैं? क्या यही हमारा घर है? इस पर सरिता रोते हुए जवाब देती है, हाँ मेरी बच्चियों, आज से ये कचरे की जमीन ही हम गरीबों का घर है। अगली सुबह होने तक बरसाती बादल छट जाते हैं और बारिश होना बंद हो जाता है, जिसके बाद सरिता पाइपलाइन से निकलकर कचरे के ढेर में कदम रखती है। मैं और मेरी बेटियां इस कचरे के ढेर में रह रही हैं, इसीलिए अब कोई भी मुझ मजबूर माँ को अपने घर में काम के लिए नहीं रखेगा। इसलिए अब मुझे कचरा वाली ही बीनना पड़ेगा। ऐसा कहकर सरिता कचरे में पड़े हुए पॉलिथीन और प्लास्टिक गत्ते बीनने लगती है। ये देखकर उसकी नन्ही दोनों बेटियां भी कचरा बीनने लगती हैं। मेरी बच्चियों, तुमने इस कचरे में कदम क्यों रखा? क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहती हैं। माँ, चलो साथ मिलकर कचरा बीनते हैं। इस तरह वो गरीब कचरे वाली सुबह का सूरज उगने से लेकर शाम की सूरज ढलने तक दिन भर कूड़ा कचरा बीनती और उसे भंगार की दुकान पर बेचती और अपनी बेटियों का पेट भरती। धीरे धीरे पैसे जोड़कर सरिता संध्या और पूजा को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। दोनों बहनें स्कूल पढ़कर आने के बाद अपनी माँ के साथ कचरा बीनती। गुजरते दिनों के साथ तेज गर्मी पड़ने लगती है,
जिस कारण कचरे में फेंके गए फल, सब्जियों के टुकड़े और गंदगी तेजी से गलने लगती हैं और कचरे से उठने वाली बदबू के कारण सरिता और उसकी दोनों बेटियां रात भर जाग कर काटा करती। माँ, आज तो इस कचरे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, नींद भी नहीं आ पा रही है और दर्द के मारे मेरा सर फट रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं पूजा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि किराए पर घर खरीद लें। हम गरीब हैं, इसलिए हमें इस कचरे के बीच रहकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह समय ढलता जाता है और कई बरस बीत जाते हैं। सरिता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद सरिता कचरे की जगह से उभरकर किराए का एक घर ले लेती है और सरिता की दोनों बेटियां संध्या और पूजा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर सरिता उनसे शादी की बात करती है। मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो, वक्त हो गया है कि मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो बेझिझक अपनी माँ से कह दो। माँ, हम दोनों बहनें जिसे चाहते हैं वो दोनों भाई हैं और खानदानी घर से हैं। अनुराग और संदीप नाम है उनका, तो फिर उन्हें मिलने को बुलाओ। अगले दिन शालिनी अपने दोनों बेटों के साथ सरिता के घर आती है और शालिनी कहती है, बहन जी, आपकी दोनों बेटियां तो चांद का टुकड़ा है, मगर सहाय खानदान अपने ओहदे में बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी किसी बड़े बैंक्वेट या अच्छी वाटिका से हो। मेरे मेहमानों का अच्छे से स्वागत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरूर बहन जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी अब अच्छे वाटिका से होगी। शालिनी की रखी शर्त पर सरिता ने सालों कचरा बीन कर जो जोड़ा बटोरा था उसे महंगी वाटिका की बुकिंग में और खाने पर खर्च कर दिया और धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर दी। किसी ने कहाँ सोचा था कि एक लाचार गरीब कचरे वाली अपनी बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से करेगी। सरिता बीते हुए कल को सोच रही होती है कि तभी उसकी समधन शालिनी कहती है, समधन जी, कहाँ खो गई आप? बेटियों की विदाई नहीं करनी क्या? आखिर में सरिता अपनी दोनों बेटियों की विदाई करती है और उसकी बेटियां भरी आंखों से अपनी माँ से कहती हैं, शुक्रिया माँ, हमारे लिए इतना सब करने के लिए, वरना उन गरीबी के दिनों में हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी डोली भी उठेगी, मगर आपने हमें अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी देने के लिए पेट काट काट कर हमें खिलाया और कचरा भी ना, हम ये कर्ज नहीं भूलेंगी। माँ, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरी बच्चियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसी के साथ धूमधाम से वाटिका से सरिता की बेटियों की विदाई होती है और वो अपनी सुनहरी जिंदगी की शुरुआत करती हैं। साथ ही दोनों बेटियां अपनी कचरे वाली माँ की जिम्मेदारी उठाती हैं।